हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपलोड किया था, जिसमें आपको मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताया था। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो समझाया था। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पोर्शन अपना रह गया है जैसे करंट डेंसिटी एक छोटा सा टॉपिक है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर। फिर एमीटर वोल्टमीटर का भी टॉपिक है, हालांकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी आता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि अब ये जैसे आपकी जब मतलब क्लासेस कोरोना की वजह से क्लासेस बंद हुई, जो गैप आया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो गैप आने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको अभी छुट्टियों में, छुट्टी इन द सेंस जब तक कि आपका लॉकडाउन रहेगा और जब तक अपनी नई मतलब जब तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक मैं सोच रहा हूँ कि नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये लगातार वीडियोज आएंगे, साथ साथ में पीडीएफ फाइल मैं आपको अपलोड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको अच्छे से देख लेना और उसके बाद मेरी वीडियो को भी देख लेना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर है बेसिक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अपन इस चैप्टर का बेसिक जो दूसरे चैप्टर में काम आता है पहले अच्छे से पढ़ लिया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको इसके पहले मोशंस के टाइप्स बताए थे। मैं यदि मोशन की बात करूं तो मोशन के कई प्रकार हैं। लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, पैराबोलिक मोशन, हाइपरबोलिक मोशन, इलिप्टिकल मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन। जैसे मैंने आपको क्लासेस में टू डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ा था। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर मोशन, ये सब 2D के एग्जांपल्स है जो अपने डिस्कस कर लिए। और इस चैप्टर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो 2D में काम आता है वो सारा डिस्कशन मैं पहले ही क्लास में ले चुका हूं, लेकिन अपने इस चैप्टर को पूरा इलॉबरेट नहीं किया है। मतलब चैप्टर पढ़ा ही नहीं बेसिकली, इस चैप्टर की बेसिक चीजें पढ़ चुके हम लोग जो हमको काम आती है। ये चैप्टर पूरा पढ़ा के हुआ नहीं था क्लास में, इसलिए इस चैप्टर को मैं भी ले लेता हूँ। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, इसको दो भाग में डिवाइड करता हूं मैं। काइनेमेटिक्स, काइने प्लस मैटिक्स। काइने का मतलब क्या होता है? मोशन, और मैटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स, मैथमेटिक्स। मतलब इस चैप्टर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर में हम मोशन की स्टडी करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और उससे रिलेटेड मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके फिजिकल टर्म्स को समझेंगे। जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जर्क है, एक्सेट्रा। आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा हुआ अच्छे से आपको पढ़ा के हो चुका है पहले भी, बहुत सारे एग्जांपल भी लिए मैंने, तो इसे थोड़ा सा रिपीट करूंगा मैं। ये पहला जो वीडियो इस चैप्टर का, आपको इसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही पता है, ज्यादा कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो सब आपके लिए नया रहेगा। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। अच्छा, और आपको होम असाइनमेंट का जो शीट है, ये जो होम असाइनमेंट का शीट आपको जो मिलता है क्लासेस में, ये यदि आपको मोशन स्ट्रेट लाइन का नहीं मिला होगा अभी, तो इसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करके दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका पढ़ा हुआ है अच्छे से पहले भी। डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देंगे इसके आज, फिर स्पीड के क्वेश्चंस देंगे। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, स्केलर का मतलब आपको पता है अच्छे से, those physical quantities which are completely represented by its magnitude alone and which obeys the scalar addition of laws of scalar addition। वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या होता है? those physical quantities which are represented by both magnitude as well as direction and which obeys the vector laws, जो वेक्टर के लॉ को ओबे करते हैं। ये पढ़ा के हो चुका है पहले भी आपको। चलो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ एग्जांपल से लेके समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन अलोंग विद द डायरेक्शन व्हेन बॉडी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। मैं कुछ एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। एग्जांपल, ये सब एग्जांपल पहले भी लेके हो चुके हैं क्लासेस में। मोशन, बॉडी का मोशन मान के चलो ए से लेके बी तक हो रहा है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये सब थोड़े फास्ट ले रहा हूं मैं क्योंकि पहले पढ़ा के चुका है। ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है मान के चलो 10 मीटर, बॉडी ए से बी तक गई, मतलब डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो डिस्टेंस हुआ 10 मीटर, बहुत सिंपल है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल कौन सा है? बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो यहां से ए से बी को तुम स्ट्रेट लाइन जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 मीटर ही आएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस भी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। दूसरा एग्जांपल, बॉडी का मान के चलो मोशन हो रहा है ए से लेके बी तक, दोबारा बी से लेके ए, मतलब बॉडी ए से बी तक चलेगी, फिर बाद में बॉडी बी से कहां गई? वापस ए पर आ गई। मान के चलो अगेन डिस्टेंस ले लेता हूं मैं ए और बी के बीच का 10 मीटर। तो डिस्टेंस निकालो, बहुत आसान है। ए से बी 10, बी से 10, 10 प्लस 10 20 मीटर। वैसे बाय डेफिनेशन ही मैं निकाल लेता हूं, बाय डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल भी कौन सा है? ए से स्टार्ट हुआ, ए पर एंड हुआ, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों कॉमन है, मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। साइन कन्वेंशन, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में वहां साइन कन्वेंशन यूज करता हूं, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव तो लेफ्ट में क्या? नेगेटिव। तो ए से बी गया +10, बी से गया वापस -10, आंसर नेट कितना? 0। तो ये सब सिंपल एग्जांपल्स पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान के चलो बॉडी का मोशन हो रहा है ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक। मान के चलो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी नाम दे दिया मैंने फिर से। साइड स्पीड 10 मीटर है, ये 10 मीटर। कहां से कहां मोशन हो रहा है? ए से लेके बी, ए से लेके बी, बी से लेके सी, बी से लेके सी। ओके, डिस्टेंस निकालो। मैंने क्या कहा? डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है? 10। बी से लेके सी तक कितना है? 10। 10 प्लस में कितना हो गया? 20। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताया मैंने? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ए से लेके सी तक कितना आएगा? 10। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 मीटर। समझ में आ गया? देखो एग्जाम्पल, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए जो रास्ते हैं, जो पाथ है, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं ऐसा क्या मान के चलो यहाँ से घूम के यहाँ पे, मैं ये घूम के यहाँ पर आया, मैं ये घूम के यहाँ से ऐसा गया, ये पहला पाथ हुआ, ये दूसरा पाथ हुआ, ये तीसरा पाथ हुआ। अलग अलग पाथ है तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ये पाथ की लेंथ अलग आएगी, इस पाथ की लेंथ अलग आएगी, इस पाथ की लेंथ अलग आएगी। लेकिन इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। इन तीनों एग्जांपल में, यानी तीनों पाथ में, जो 3 पाथ्स आपके बने हुए हैं, तीनों पाथ में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कॉमन है। इसलिए यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाले, जैसे इसके जोड़ दिया मैंने ये, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब तीनों एग्जांपल में डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? कॉमन रहेगा।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मान के चलो बॉडी ए से कहां पे आ रही है, बी तक आ रही है, ये इसका रेडियस है आर, ये इसका पाथ है, ए से बी तक इस प्रकार से बॉडी पहुंची। चलो निकालते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, पूरे सर्कल का ये आधा है, सेमी सर्कल है, तो पूरा सर्कल कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर, तो ये पाई आर आपका डिस्टेंस हो गया। यदि आपको कहता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, फाइनल कौन सा है बी, तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से कहां तक फाइनल तक चले जाओ, तो ये क्या बनेगा डायमीटर, तो आपका डायमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हो जाएगा 2r। तो डिस्टेंस हो गया टोटल लेंथ दैट इज पाई आर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, 2r मतलब डायमीटर, रेडियस का डबल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो बॉडी ए से स्टार्ट करके बी तक जा रही है, बी से सी तक, ये सारे एग्जांपल पहले के लिए भी हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिक पढ़ाया था आपको मैंने, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, फिर दोबारा सी से वापस आ गए ए तक। देख लो ये बनाया मैंने सर्कल, बॉडी ए से स्टार्ट हो रही बी तक चलेगी, फिर बी से आ गई सी तक, फिर बाद में सी से दोबारा ए तक। ए से स्टार्ट हो रही है वापस, ए से स्टार्ट होकर पहले बी तक आई, फिर बी से सी तक, फिर सी से वापस ए तक, तो डिस्टेंस कितना होगा, बहुत आसान है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इसके अंदर क्वांटिटी है, तो पूरी बाउंड्री कितनी होगी 2 पाई आर, तो ये जगह 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो फ्रॉम मतलब ए और फाइनल भी ए, मतलब हो गया 0। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा वेक्टर तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि वेक्टर का यूज होगा, डेरिवेटिव का भी यूज होगा, और डेरिवेटिव के लिए मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं, इस लेक्चर में तो डेरिवेटिव को डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, इसके बाद एक अलग से डेरिवेटिव के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाने वाला हूं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको लगता है कि डेरिवेटिव पढ़ा हुआ नहीं है या फिर समझा हुआ नहीं है या भूल गए, तो वो एक पूरा सिंगल लेक्चर आप देख सकते हो डेरिवेटिव का। कुछ एडिशनल फॉर्मूले में जो पहले नहीं बताए थे वो भी बता दूंगा आपको, और कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, जो मैंने ग्रेविटेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स में भी यूज किए थे, जैसे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स वो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, जो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको उस लेक्चर में ले लूंगा। क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन moves 30 meter north and then 20 meter towards east, and finally and finally 30√2 meter in southwest direction. The displacement from origin. जो पीडीएफ फाइल है उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। A person moves 30 meter north, then 20 meter towards east, and finally 30√2 meter in southwest direction. Then find the displacement from the origin. देखिए ध्यान दें, पर्सन कहां गया, सपोज ये ओरिजिन है, यहां से 30 मीटर ऊपर गया, नॉर्थ में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 30 मीटर ऊपर गया। उसके बाद फिर 20 मीटर कहां गया, ईस्ट में गया, ये चला गया 20 मीटर ईस्ट में। उसके बाद
30√2 मीटर कहाँ गया, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट इधर आया, हमको फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे अब ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट को ड्रॉ करना है आपको 30√2 मीटर है ना। मुझे एक चीज आप बताइए, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, सपोज यहां से यहां तक ये 30 है, ठीक है, यहां से यहां तक ये 30 है, दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एंड हुआ है। लेकिन ये 30 नहीं है, 20 है, मतलब ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा पहले कटिंग लाइन। फिर से तुमने एक बार अच्छे से मुझे बोलना चाहता हूँ, ये ओरिजिन आपका, ओरिजिन से कहां गया 30 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर कहां गया साउथ। यदि ये 30 मीटर होता, सॉरी 30 मीटर कहां गया नॉर्थ, 30 मीटर कहां गया ईस्ट, ये 20 मीटर ईस्ट, ये 30 मीटर की होता तो यहाँ पे अपना फाइनल डायरेक्शन आता, यहां से स्टार्ट होकर यहां पे आता। लेकिन ये कितना गया, 20 मीटर गया ईस्ट में, तो इधर कहीं तो गया 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, 30√2 मीटर। सपोज ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। फिर से एक बार अच्छे सुन लो, बॉडी कहां से काम हो रही है, O से लेके A तक नॉर्थ में 30 मीटर, फिर A से लेके B तक ईस्ट में 20 मीटर, फिर B से लेके C तक 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। हमको निकालना है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पॉइंट कौन सा है O, फाइनल कौन सा है C, इनिशियल से कहां आना है फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपना फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मतलब आपको निकालना है OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमको निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। बाय वेक्टर एडिशन OC वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है। अब OA वेक्टर यहां पर लिखता हूं, ठीक है, OA वेक्टर ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, तो हम OA वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। OA वेक्टर कितना हो जाएगा, ये 30 जे वेक्टर, AB वेक्टर A से लेके B, पॉजिटिव एक्स एक्सिस AB कितना हो जाएगा 20 I वेक्टर। अब कौन सा वेक्टर आ गया, BC आ गया, कौन से डायरेक्शन में आ गया, साउथ वेस्ट, कितना एंगल हो गया साउथ वेस्ट 45 डिग्री हो गया। इसको आप रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, जब यहां रिजॉल्व करता हूं मैं, ये B पॉइंट से, ये आपका C यानी BC वेक्टर, ये 45 डिग्री, इधर रिजॉल्व करो कितना हो जाएगा, BC की लेंथ कितनी, 30√2 cos 45 डिग्री नीचे आएगा। ये सब PDF फाइल में सॉल्व किया हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं, ध्यान दो बस। BC कितना है, ये 30√2 इधर लाओ, 30√2 sin 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है 1/√2 into √2 कैंसल, मतलब कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट 30 मीटर, ओके। अगेन sin 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2, ये 1/√2 से √2 कैंसल, कितना बचा 30 मीटर। लेकिन ये कहां पे आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस, ये कहां आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए आपका जो BC वेक्टर है वो आ जाएगा -30 I वेक्टर -30 J वेक्टर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, देखो O से लेके A तक आया कितना मीटर 30 मीटर, कौन सी एक्सिस है y एक्सिस 30 J वेक्टर। फिर A से कहां पहुंचे B तक कितना मीटर 20 मीटर 20 I वेक्टर। फिर B से लेके C तक कितना है 30√2 मीटर, B से लेके C तक कितना है 30√2 मीटर। इसको मैंने रिजॉल्व किया, देख लो एक बार अच्छे से, ये 30√2 है, ये 45 डिग्री
यहाँ पे आ जाओगे तो 30√2 cos 45, यहाँ पे आ जाओगे 30√2 sin 45, cos 45 लिख देता हूँ 1/√2 कैंसल, sin 45 लिखता हूँ 1/√2 कैंसल, कितना बचा 30, कितना बचा 30। कौन सी एक्सिस? निगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? निगेटिव एक्सिस, मतलब -30 है। रिप्रेजेंटेशन इन आईजे फॉर्म 30i और 30j, -30i -30j। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, आपका फाइनल रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओसी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर, ओए कितना है 30j प्लस कितना AB कितना है 20i 20 प्लस ये कितना है -30i -30j, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये सब माइनस हो गया। देखो कितना बचा, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू, ये 30j कैंसिल हो गया, 20i और -30i कितना बचा -10i वेक्टर। मतलब O से लेके इसी तक आप कहां जा रहे हो, निगेटिव एक्स एक्सिस जा रहे हो, क्योंकि माइनस साइन आया हुआ है, और 10 का मतलब ये वैल्यू कितनी है, ये लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो इसलिए आपका ओसी वेक्टर फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 मीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलो ये आपका क्यूब है, कोई बॉडी इस ए पॉइंट पे रखी है, कॉर्नर है, एक क्यूब है आपका, कोई बॉडी ए पॉइंट पे रखी है, ये आपका कॉर्नर है, और ये दूसरा कॉर्नर ले लिया मैंने बी पॉइंट। बॉडी ए से, एक मिनट इसको लेता हूं, बी सी और डी, फिर सुन एक बार, ये आपका क्यूब हो गया। बॉडी ने अपने मोशन को स्टार्ट किया इस कॉर्नर से, ए से लेके बॉडी कहां तक गई बी तक, फिर बी से कहां गई सी तक, फिर सी से कहां गई डी तक। ठीक है, बॉडी का मोशन हो रहा है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक। ये क्वेश्चन हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्टेंस पहले निकालते हैं। डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। बताओ ए से बी साइड मान के चलो, इसकी साइड मान लेता हूं, साइड मान लेता हूं x मीटर, इसकी साइड कितनी है x, ये x है, ये x है, ये x, सब x, क्योंकि क्यूब है। तो a से b तक कितना हो गया डिस्टेंस x, b से c x, c से d x, तो डिस्टेंस कितना हो गया a से b x, b से c x, c से d x, यानी कितना हो गया 3x। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है a, फाइनल कौन सा है d, मतलब a से लेके d तक का हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये AD क्या है, AD क्या है बता चुका हूं मैं आपको, रोटेशन मोशन नहीं बताने वाली बात। बॉडी डायमीटर कितना होता है, बॉडी डायमीटर पता है, √3 इंटू साइड, √3 इंटू एक्स, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। ए से बी x, बी से सी x, सी से डी x, कितना का डिस्टेंस 3x, और ए से लेके डी तक शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया बॉडी डायमीटर। चलो इसको वेक्टर से भी समझ लेते हैं। ये देख लो आप, यहां से यहां तक है x डायरेक्शन में, AD वेक्टर इज इक्वल टू ए से लेके बी, AD वेक्टर देख लो, AB वेक्टर प्लस AB प्लस BC
प्लस सी डी। एबीएन है क्या, एक्सआई वेक्टर प्लस ये ऊपर जा रहा है एक्सजे वेक्टर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लस एक्सके वेक्टर। एडी का आपको निकालना है मॉड, फॉर्मूला हमने पढ़े वेक्टर में, अंडर रूट क्या है फॉर्मूला, आईजे के जो आपके कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है और सम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों यहाँ पर एक्स, कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कितना हो गया अंडर रूट 3 बच गया और एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो गया एक्स, रूट 3 इंटू एक्स, मतलब रूट 3 टू साइड, ये आपका होगा डिस्कशन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, व्हील ऑफ रेडियस wheel of radius R is rolling on the road. What will be the displacement of point P? What will be displacement of point P in half rotation, of wheel on the road। ठीक है, चलो देखो, a wheel of the radius r is rolling on the road, what will be the displacement of the point P in the half rotation of wheel on the road। मतलब आपको एक व्हील दी हुई है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, जो कि रोल होती हुई जा रही है रोड के ऊपर। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट P पॉइंट वहां दिया हुआ है आपको, उसका आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद, यानी आधे रिवोल्यूशन के बाद। तो देखो ये आपका पॉइंट P है और ये आप मान के चलो ऐसी घूमती भी आगे जाएगी। आप थोड़ा सोचिए, ये पॉइंट अभी P यहां पर है, ये आपका व्हील है, ये व्हील आधा रोटेट करेगा। एक काम करते हैं, इसको जाने दो, आधा रोटेशन पूरा रोटेशन करते हैं। तो ये P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है, मान के चलो ये व्हील ने पूरा एक चक्कर लगा लिया। कितना लगा लिया? पूरा एक चक्कर लगा लिया। मान हाफ रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक रोटेशन की बात कर रहा हूं पहले। तो ये P पॉइंट ने पूरा एक रोटेशन कर लिया, मतलब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कहां जाए, वहीं पे आ जाएगा जहां था पहले, मतलब ग्राउंड पे आ जाएगा। मतलब आधा रोटेशन पे कहां रहेगा, वहां पे रहेगा। ये देखो ऐसा करके ऐसा होगा, देख लो फिर से एक बार, ये पॉइंट है यहाँ P है, ये आपका व्हील है, ये आधा, ये ऐसा होके ऐसा हो ना आधा, फिर और घूमेगा ऐसा हो जाएगा तो पूरा एक हो जाएगा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, आधा रोटेशन बोला है, मान के चलो ये पॉइंट P है, आधा रोटेशन हुआ, ये पूरा घुमा ऐसा, आधा रोटेशन हुआ, मतलब आधे रोटेशन के बाद ये पॉइंट कहां आएगा, ग्राउंड पे आएगा, ये कहां चला जाएगा ऊपर, फिर और आधा रोटेशन होगा तो फिर ये पॉइंट कहां जाएगा, फिर से ग्राउंड पे जाएगा। मतलब आफ्टर वन रिवॉल्यूशन ये पॉइंट कहां जाएगा, फिर से ग्राउंड पे जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कितना रोटेशन बोला है, आधा रिवॉल्यूशन बोला है, मतलब आधा रिवॉल्यूशन बोला मतलब ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ये पॉइंट अभी यहां है, मतलब ये सपोज P से लेके P डैश तक पहुंच गया, मतलब यहां से लेके यहां पहुंच, यानी आपको ये निकालना है, ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? सुनो एक बार, ये एक चक्का है, व्हील है, यहाँ पॉइंट P है जो कि ग्राउंड पर है, आधे रोटेशन के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आधे रोटेशन के बाद ये पॉइंट कहां आएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक रोटेशन के बाद तो ये फिर से वहीं आ जाएगा, मतलब आधे रोटेशन पे यहां आएगा, फिर नेक्स्ट आधे रोटेशन फिर से यहां आ जाएगा। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये यहां से यहां पहुंचा। जब ये यहां से यहां पहुंचा, ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ, आधा रोटेशन हुआ है सर्कल का। आधा रोटेशन मतलब यहां से लेके यहां तक आधा रोटेशन कितना हुआ, ये पूरा एक सर्कल, एक साइकिल का डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ये आधे रोटेशन का डिस्टेंस कहलाएगा, मतलब पाई आर।
और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा डायमीटर, दैट इज 2r, और हमको निकालना है P से लेके P डैश। तो बहुत आसान है, ये तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक व्हील है, फिर से सुनो एक बार, एक व्हील है, ये P पॉइंट है व्हील के ऊपर। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये P पॉइंट कहां चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो P से लेके P डैश तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आधे रोटेशन में कितना डिस्टेंस का हुआ, पाई आर, ये कितना हुआ 2r। तो P डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। देखो अंडर रूट क्या बचा यहाँ पे, पाई स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर कॉमन, r स्क्वायर कॉमन, r स्क्वायर आ गया बाहर, ये आपका हो गया आंसर। दिस इज आंसर, r दिया गया तो वैल्यू पुट कर दो। आगे समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा था, अब आगे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, कुछ एग्जांपल्स लिए जो पहले भी आपको पढ़ा के हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हमको हालांकि इस चैप्टर में आगे बहुत कुछ दिया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से। हमको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल लिए, आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट अलोंग विद द डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा और एक चीज सुनो, एक मिनट रुको, एक चीज और बताना आपको। ये देखो इसमें वेक्टर्स यूज करूंगा मैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, cos a माइनस b वाला फॉर्मूला यूज करो। sin 180 cos 180 वैल्यू को पता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं कई बार, है ना। cos 180 माइनस थीटा है माइनस cos थीटा होता है। मान के चलो आपका ये ABCD पैरेललोग्राम है, जिसमें आपका DB क्या है, डायगोनल है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, BC और DA ये कंपोनेंट्स हो गए, और ये आपका रिजल्टेंट हो गया R। BC और DA क्या हो गया, कंपोनेंट्स, इनके बीच का एंगल ये क्या हो गया थीटा, और ये R जो है, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका मान के चलो P वेक्टर है, और ये मान के चलो Q वेक्टर। तो इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। पढ़ा के हो चुका है आपको एक बार। अच्छा देख लो मैंने क्या किया, ये जो D आपको जो दिख रही है ना साइड, इसके अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ किया, अपोजिट, ये DA के अपोजिट ड्रॉ किया। ये क्या है, Q है, ये क्या हो जाएगा माइनस Q। और ये निकाला मैंने, अब नया रिजल्ट, इसको मान लेता हूं मैं R डैश। सुनो एक बार अच्छे से, P वेक्टर Q वेक्टर क्या है, कंपोनेंट से किसके हैं, R के। P और Q के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। मैंने क्या किया, P को कुछ नहीं किया, मैंने इस Q वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ किया, जिसका नाम क्या हो गया माइनस Q। माइनस साइन क्यों है, अपोजिट वेक्टर, Q का अपोजिट है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट था, तो यहाँ पे R डैश P और Q का रिजल्टेंट है, P और माइनस Q का रिजल्टेंट है। फिर मैं R डैश को क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ, P वेक्टर प्लस ऑफ माइनस Q यानी P माइनस Q वेक्टर। मतलब आप ये कह सकते हो कि P प्लस Q का ये एडिशन है, और ये P और Q का डिफरेंस है, माइनस है, माइनस में डिफरेंस। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला पता है अच्छे से, क्या फॉर्मूला, R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताइए, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, ये है यार का फॉर्मूला। लेकिन यदि ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये लाइन है, लाइन है, लाइन, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो फिर R डैश का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, नहीं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। लेकिन क्यों, ये P और Q कंपोनेंट्स हो गए, P और Q कंपोनेंट्स हो गए, P का मैग्नीट्यूड P माइनस Q का मैग्नीट्यूड Q, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं। R डैश इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ
cos 180 माइनस थीटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, माइनस cos थीटा। ब्रैकेट में यदि मैं माइनस cos थीटा लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहां पे आ जाएगा cos थीटा। मान के चलो p और q की वैल्यू इक्वल है, मान के चलो p और q की वैल्यू इक्वल है, क्या हो जाएगा फिर r डैश इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये भी q है p हो गया, p और q दोनों बराबर, माइनस ट्वाइस p इंटू p स्क्वायर cos थीटा, क्या हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ट्वाइस p स्क्वायर माइनस ट्वाइस p स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ट्वाइस p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos थीटा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी ये वाला डिस्कशन कर चुका हूं सर्कुलर मोशन में, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, आपको मालूम है यूसीएम में सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो डेल्टा भी आता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आती है, वो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये 2p स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, आगे देखो इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बस, तो कितना हो जाएगा ये 2p स्क्वायर अंडर रूट 2p स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2, p स्क्वायर का रूट p, sin स्क्वायर का रूट sin थीटा बाय 2, ये आ गया फॉर्मूला। तो कंक्लूजन क्या है वो देखो, कंक्लूजन को समझ लो। यदि कोई दो वेक्टर है, यदि कोई दो वेक्टर है, फिर सुनिए, यदि कोई दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो सबको इसका मैग्नीट्यूड मान के चलो r है, इसका भी r है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस सपोज डिफरेंस को मैंने लिख दिया डेल्टा दिया, तो ये आएगा आपका 2r sin थीटा बाय 2, ये आपको लगा। क्या है कंक्लूजन, देयर टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का वैल्यू क्या है, वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो कितना आएगा 2r, r मतलब मैग्नीट्यूड किसी भी एक का ले लो, sin थीटा बाय 2, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इसको हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। कोई पार्टी का मान के चलो ए से लेके बी तक चला गया, सर्कुलर मोशन हो रहा है, कहां से कहां तक चला गया, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक गया, ये आपका ओ ए वेक्टर और ये आपका ओ बी वेक्टर, एंगल कितना है थीटा, कितना हो रहा है 90 डिग्री। इन दोनों वेक्टर का हमको डिफरेंस निकालना है, इन दोनों वेक्टर का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यार एक काम करते हैं हमको ये ए बी निकालना है, मतलब आप ओ से सॉरी ए से कहां गए बी तक, तो हमको ये ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने भी आपको पता है कि दो वेक्टर भी इक्वल रहेंगे, अच्छा इन दोनों का ये डिफरेंस है, इन दोनों का ये डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, ट्रायंगल और अप्लाई करो, ओ से ए से बी, मतलब ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर को मैंने मान लेता हूं r1 वेक्टर, ओ बी को मैं मान लेता हूं r2 वेक्टर, ठीक है, तो ओ बी यानी r2, तो r2 वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए यानी r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर, ए से लेके बी, यहां से निकालो ए बी वेक्टर, ये कहां गया माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्या बताया मैंने आपको, ये दो वेक्टर है, इन दोनों का ये डिफरेंस है, ये दो डिफरेंस है, हमको डिफरेंस चाहिए,
मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो वेक्टर इक्वल रहेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, उनका आपको डिफरेंस निकालना है। तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा आर मतलब इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, 2r sin थीटा बाय 2। ये मेन फॉर्मूला है। थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। 2r sin 90 बाय 2 कितना? sin 45 डिग्री। sin 45 कितना? 1 बाय 2r बाय 2 मतलब कितना? √2 इंटू आर। देखो एक बार, डेल्टा इन दोनों का डिफरेंस, ये r2 माइनस r1। फिर से एक बार देख लो, पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। पार्टिकल कहां से कहां गया? ए से लेके बी तक। ये कौन सा वेक्टर है? r1। ये हो गया ab, ये हो गया r2। ये दो कंपोनेंट्स, ये हो गया रिजल्टेंट ob oa प्लस ab, r2 r1 प्लस ab। r1 इधर आके माइनस हो गया, ab निकालना। r2 और r1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस। और उसका फॉर्मूला मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया डिफरेंस का, जब दो वेक्टर इक्वल रहेंगे। 2r इक्वल मतलब काय में? मैग्नीट्यूड्स में। 2r sin थीटा बाय 2। थीटा कितना है? 90। 90 बाय 2 कितना? 45। sin 45 कितना? 1 बाय √2। 1 बाय √2, 2 बाय √2, √2 r। अच्छा, ये तो क्या फॉर्मूले से जो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। अच्छा, एक काम करो, इसको सिंपली ट्रायंगल देखो। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये साइड r है, ये साइड r है। पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, ये क्या हो जाएगा? तो AB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √r² प्लस r²। r² प्लस r² √2r², मतलब कितना? √2 इंटू r। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप पाइथागोरस थ्योरम कब लगाओगे? जब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जरूरी नहीं है आप कोई और एंगल दिया है, मान के चलो ये कोई वेक्टर है, मान के चलो ये कोई वेक्टर है, मान के चलो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये r, ये r, इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकालो। फिर मैंने आपको क्या बताया? दो वेक्टर इक्वल है, कायम में है, मैग्नीट्यूड में है, दोनों के बीच का एंगल मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है? 120 डिग्री। एग्जांपल दिए, दोनों वेक्टर कायम इक्वल है, वैल्यू में इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। दोनों का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? देख लो एक बार, डेल्टा मतलब दोनों का डिफरेंस। क्या है फॉर्मूला? 2r sin थीटा बाय 2। मैंने कुछ देर पहले डिराइव किया था, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। 2r sin थीटा, थीटा कितना है? दोनों के बीच का एंगल 120, sin 120 बाय 2 मतलब कितना? sin 60 डिग्री। थीटा कितना है? 120 बाय 2। सॉल्व कर लो, sin 60 की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस स्पीड, एवरेज स्पीड के लेंगे, एवरेज स्पीड के लेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लेंगे। उसके बाद में आपको एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के स्पीड के क्वेश्चंस और वेलोसिटी क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, डेरिवेटिव मैंने क्लास में तो ले लिया था, लेकिन डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूले हमने जो यूज में आए वो फॉर्मूले हमने ले लिए, पढ़ लिए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले जो हम पढ़ते हैं, जो यूज किए हैं, वो लिमिट के फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव होते हैं, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। और हमको सिर्फ जितना यूज था फिजिक्स में उतना मैंने बता दिया था। कुछ फॉर्मूले जो और भी आगे काम आएंगे साथ साथ में ले लूंगा, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो सिर्फ डेरिवेटिव के लिए बनाने वाला हूँ। आज इवनिंग में बना लूंगा, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को, जिसको डेरिवेटिव पढ़ना है। बाकी लोगों को जिसको लगता है कि मेरा डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरे को आवश्यकता नहीं देखने की, तो नहीं भी देखेंगे चलेगा। देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी एकदम सिंपल तरीके से। स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड यानी क्या होता है? आपको याद होगा, मैंने पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद करो, मैंने सब बेसिक्स क्लास में दिया है सारा। वेलोसिटी का मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं बात करता हूँ स्पीड की। वेलोसिटी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। एग्जांपल देखो, एक मकान है, कई बार देखो क्लास में एग्जांपल, 8 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? सबको पता है, टेंपल है। इधर क्या है? 8 किलोमीटर दूरी पर क्या है? गार्डन है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ये कौन सा है? वेस्ट। एक पर्सन यहां से निकल के यहां पहुंचा, कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। दूसरा पर्सन यहां से निकल के यहां पहुंचा, कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। स्पीड निकालो। स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8/2 कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी निकालो दूसरे पर्सन की,
इधर के कितनी आएगी स्पीड, वही आएगी 8/2। कितनी आएगी स्पीड 1 स्पीड 2, 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों की वेलोसिटी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी डायरेक्शन में इक्वल नहीं है। एक टुवर्ड्स ईस्ट है और एक टुवर्ड्स वेस्ट है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेस इन द पॉइंट टाइप। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलग है और ये अलग है डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी अलग है। ये सब डिस्कस पहले भी हो चुका है। मान के चलो आपने मोशन को स्टार्ट किए गोंदिया से, एक कार का मोशन स्टार्ट हो गोंदिया से, कार पहुंची नागपुर, अभी नहीं पहुंचने वाली, लॉकडाउन चल रहा है। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लिया मैंने, एज्यूम कर लिया। गोंदिया से निकली कहां पहुंची, नागपुर। जब गोंदिया से स्टार्ट हुई, एकदम स्टार्टिंग उसकी स्पीड 0 थी, अब स्टार्टिंग की स्पीड बढ़ना चालू। फिर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल सब दे चुका हूं। फिर कहीं पे ट्रैफिक रहेगा, स्पीड कम हो जाएगी, फिर कहीं खाली रोड रहेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसकी स्पीड लगातार गोंदिया से लेकर नागपुर तक अलग अलग आएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको किसी एक वैल्यू चाहिए, हमको पूरे इस मोशन की स्पीड एक ही चाहिए। ऐसे समय हम निकालेंगे एवरेज। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंट हम निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें हमको डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले उसका काम पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूं। उसके लिए आप डेरिवेटिव को अच्छे से पढ़ के रख लेना, चेन रूल वगैरह सब पढ़ाया था मैंने आपको, तो वहां पे वो काम आएगा, अपने को सब फॉर्मूले काम आएंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसका डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अभी मैं आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस और एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चंस करा रहा हूं। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, सब लिखा हुआ है, पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, तब पीछे बताता हूँ। मुझे आप एक चीज बताइए, ए से बी मोशन हो रहा है, सॉरी ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। मैं थोड़ा सा फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करने जा रहा हूँ। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको ए से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचना है, फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारे रास्ते हैं, कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसा जाएगा, कोई ऐसा भी आ सकता है, कोई ऐसा जाएगा, बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के। लेकिन यदि मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, इसको थर्ड मानूं, इसको फोर्थ मानूं, सभी में सभी पाथ अलग अलग है, डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन कोई डायरेक्ट ए से बी चला गया, ए से बी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन गया, तो डिस्टेंस ए से लेके बी तक का स्ट्रेट लाइन होगा। और इन सारे एग्जांपल में जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको 6 मान लिया, पूरे 6 जो पाथ बनाया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, सभी पाथ में इनिशियल पॉइंट कौन सा है पहले बोल चुका मैं। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, फाइनल कौन सा है, बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए से लेके बी तक, तो शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन, वहां पर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इन सभी एग्जांपल में जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान के चलो ए से लेके बी तक की दूरी 10 मीटर है, हाँ, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो 10 मीटर होगा। कितना होगा, 10 मीटर। ए से लेके बी तक की दूरी कितनी बोल रहा हूं मैं, 10 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। और डिस्टेंस निकालोगे तो ये पाथ 10 से ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, सभी ज्यादा। मतलब डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही रहेगी, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही रहेगी। लेकिन यदि बॉडी ए से बी डायरेक्ट जा रही है, तो फिर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। मतलब डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ सकती है या तो ज्यादा ही, कम कभी नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूं, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगी, या तो ज्यादा रहेगी या तो बराबर भी रह सकती है। क्योंकि ए से लेके बी तक आपको जाना है, तो रास्ते अलग अलग है, हर रास्ते में डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी।
लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही बनेगा, शॉर्टेस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन एक ही बनेगी और वो कितनी है 10 मीटर है। तो सभी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ही आने वाली है और वो शॉर्टेस्ट है। और यदि बॉडी का मोशन डायरेक्ट ए से भी हुआ तो डिस्टेंस उस समय 10 मीटर ही है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम कितनी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, अदरवाइज डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी। सिमिलरली स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू की बात यदि मैं करूं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी क्या होगा, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी क्या होगा, वेलोसिटी। तो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा रहेगी या तो बराबर हो सकती है, कम नहीं होगी। सिमिलरली स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी से क्या रहेगी, या तो ज्यादा रहेगी या तो बराबर हो सकती है। ये कंडीशन को भी ध्यान में रखना, बहुत ही बेसिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड यानी क्या बताया आपको मैंने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास, पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे आपको, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। होम असाइनमेंट की शीट में पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो, कौन सा क्वेश्चन अपने ये, होम असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपॉन एंड एवरेज स्पीड। ऑप्शन दिए यूनिटी यानी 1, दूसरा दिया यूनिटी और लेस यानी या तो 1 रहेगा तो उससे कम रहेगा, यूनिटी और मोर या तो 1 रहेगा या तो उससे ज्यादा रहेगा, लेस देन यूनिटी से कम रहेगा। ऐसे ऑप्शन दिए, पढ़ लेना, आपको ये सब मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज अभी बताया मैंने आपको, थोड़ी देर पहले मैंने कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा रहेगी या तो बराबर रहेगी। तो सिमिलरली स्पीड की वैल्यू या तो वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी या तो बराबर रहेगी। यदि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है या तो बराबर हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों बराबर है तो वैल्यू कितनी आएगी 1, और यदि ज्यादा रहेगी तो लेस देन 1। इसका मतलब रेशियो क्या आएगा, यूनिटी और लेस, या तो 1 आएगा या तो उससे छोटा आएगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी आएगी, नीचे की वैल्यू बड़ी आएगी। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं सुनो एक बार अच्छे से, बॉडी ए से कहां गई, बी तक गई। ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बॉडी ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, लेकिन सबसे छोटा पाथ ए से बी तक पहुंचने का वो है स्ट्रेट लाइन और वो है डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ है, ध्यान रखना इस बात को, मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता है ए से बी तक पहुंचने का, जबकि डिस्टेंस के लिए रास्ते बहुत सारे हैं जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़े आएंगे। लेकिन यदि डायरेक्ट आप ए से बी गए तो फिर डिस्टेंस भी वही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा, दोनों बराबर भी हो सकते हैं या फिर डिस्टेंस भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी से या तो ज्यादा आएगी या फिर बराबर भी हो सकती है। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्या। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए प्लीज, बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। आज जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़े अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं, उसके बीच में आपको मैं एक डेरिवेटिव का वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसको आप देख लेना जिसको लगता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स है जो हमको काम आते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में पढ़ने के पहले हमको सा काम पड़ता है, इसलिए मैंने जितना था पहले क्लास में दे चुका हूं, और भी कुछ फॉर्मूले जो बाद में काम आते हैं, ध्यान दीजिए। A car travels from A to B at V1. A car, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को, लिखने की आवश्यकता नहीं है। A car travels from A to B at V1. A से B तक कार गई V1 की स्पीड से, ओके, एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A, फिर B से A वापस आ गई at V2. A से B तक गई V1 की स्पीड से, फिर B2 से B से A तक रिटर्न आ गई, फिर B2 की स्पीड से, ये कहीं फिर वापस। हमको कहा है कि एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है बॉडी A से B गई फिर B से और आगे चलेगी B2 से, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो एक बात ध्यान रखो, आप मेरी बात को समझ लो अच्छे से, मैं जो बोलना चाहता हूं। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेलोसिटी के कैलकुलेशन में हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, स्पीड के कैलकुलेशन में डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, यदि ए से बी बॉडी v1 की स्पीड से गई है, फिर बी से सी आगे गई, इधर गई v2 की स्पीड से, या वापिस आई, तो स्पीड के आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं। सुन लो एक बार, ए से बी बॉडी कितनी स्पीड से गई? v1। फिर बी से सी कहीं गई उतना ही डिस्टेंस, हाँ, बी से सी गई उतना ही डिस्टेंस, बी से सी गई उतना ही डिस्टेंस, बी से सी गई इधर गई उतना ही डिस्टेंस, बी से ए आई उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस v2 की स्पीड से। तो जो एवरेज स्पीड के आंसर्स आएंगे सभी एग्जांपल में सेम आएंगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के सेम नहीं आएंगे, डायरेक्शन बदल रहा है। इस क्वेश्चन में देख लो आप, इस क्वेश्चन में बॉडी कहां से कहां गई लिखा हुआ है, पीडीएफ फाइल में मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप वहां से पढ़ लो। इसको मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के बाद। ए से बी बॉडी गई, बी से ए तक गई, तो मान के चलो ए से बी तक का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं x डिस्टेंस। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ए से बी गए, बी से ए आ गए। फाइनल पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। इनिशियल कौन सा है? ए। फाइनल भी कौन सा है? ए। कहीं गए नहीं आप, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। इसको सॉल्व करना, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या होता है बताओ एवरेज स्पीड है? बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मुझे आप एक चीज बताइए, ए से बी तक बॉडी गई, उस समय उसकी स्पीड v1 थी, बी से ए तक आई, उसकी स्पीड v2 थी। स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है, ए से बी और बी से ए डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, स्पीड अलग अलग, टाइम अलग अलग है। मतलब एग्जांपल, गोंदिया से नागपुर दो व्यक्ति जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, एक जा रहा है मान के चलो साइकिल से और एक जा रहा है बाइक से, तो बाइक वाला पहले पहुंच जाएगा, साइकिल वाला बाद में पहुंचेगा। एज मतलब यूजुअल सी बात है कि बाइक वाले को समय कम लगेगा और साइकिल वाले को समय ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस सेम है क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो बॉडी ए से बी तक गई कितनी स्पीड से? v1, तो टाइम लगा t1। बॉडी बी से ए तक आई कितनी स्पीड से? v2, तो टाइम लगा t2। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा देख लो अच्छे से। बॉडी ए से बी तक गई, कितना एज्यूम किया? x, फिर कितना वापिस आ गया x, कितना 2x। ए से बी तक कितना टाइम लगा? बहुत आसान है, ए से बी तक कितना टाइम लगा? t1। टाइम अलग अलग क्यों है? डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है। ए से बी तक का टाइम कितना लगा? t1 प्लस बी से ए तक का टाइम कितना लगा? t2। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको सॉल्व करते हैं, देखो डिस्टेंस x, v1 और v2 के टर्म्स में अपने को आंसर लाना है, ठीक है ना। v1 और v2 के टर्म्स में हमको आंसर लाना है स्पीड का, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड यानी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जाने में डिस्टेंस कितना हुआ? x, फिर यहां से यहां तक आने में कितना हुआ? x, कितना हुआ टोटल? 2x, ओके। टोटल टाइम, जाने में टाइम कितना हो गया? t1, वापस आने में कितना हो गया? t2, t1 प्लस t2, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। v1 है डिस्टेंस अपॉन टाइम, v1 है a से b तक, डिस्टेंस कितना है? x, टाइम कितना है? t1। यहां से निकालो t1 कितना हो जाएगा? x बाय v1, यहां t1 इधर आ गया, v1 डिवाइड में आ गया, t1 इधर आ गया, v1 इधर आ गया। समझ में आ गया? बहुत आसान है। फिर बॉडी b से a तक आई, डायरेक्शन का कोई रोल है ही नहीं क्योंकि स्पीड निकाल रहे हो आप। b से a तक आई, v2 डिस्टेंस कितना कवर हुआ? b से a तक आने में x, टाइम कितना लगा? अलग लगा, अलग क्यों लगा? स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। t2 कितना डिस्टेंस है? x अपॉन t2 इधर आ गया, v2। तो मिटा देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना? जाने में x, वापिस आने में x, कितना? 2x। टाइम कितना? t1, t1 कितना है? ये कहां चला गया? x बाय v1, x बाय v1 प्लस x बाय v2। सॉल्व कर लेते हैं। 2x, x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाय v1 प्लस
1/v2 x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, ये एलसीएम निकाल लो, v1 v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2 ऊपर चला गया v1 इंटू v2, ये आपका आंसर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपका फाइनल आंसर। क्या था क्वेश्चन देख लो एक बार, बहुत आसान है। ए से बी गए v1 की स्पीड से, x डिस्टेंस को किया, टाइम t1 लिया। b से a आए v2 की स्पीड से, डिस्टेंस x को किया, टाइम t लगा। क्या निकाला? एवरेज स्पीड कितना आया बताओ जल्दी से। डिस्टेंस जाने में x, आने में x 2x, जाने में टाइम t1, आने में टाइम t1 प्लस t2, डिस्टेंस अपॉन टाइम v1 के लिए v1 यानी x अपॉन t1, यहां से t1 निकालो, x by v1 x by v2 x कॉमन, कैंसिल, 1 1 सॉल्व करो आएगा। तो क्या बना फॉर्मूला? यदि डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग अलग है, ए से बी, बी से सी बोलो या ए से बी, बी से ए, तो फॉर्मूला क्या बना? डायरेक्ट एवरेज स्पीड का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो होम असाइनमेंट की शीट, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, होम असाइनमेंट की शीट। क्लासरूम मॉडल के क्वेश्चन आसान रहते हैं होम असाइनमेंट के कंपेयर में, हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट रहते हैं, तो उसको तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, उसके मैं आंसर की आपको दे दूंगा। इसके कुछ क्वेश्चन तो स्टार्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा एकदम आसान क्वेश्चन ले रहा हूं। अ कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार ने आधा डिस्टेंस को ट्रेवल किया, आधा, जैसे ए से सी तक का डिस्टेंस है पूरा, तो ए से सी तक का आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग हाफ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये होम असाइनमेंट की जो अपनी शीट अपने क्लासेस की, उसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो आधा डिस्टेंस फिर आधा, मतलब दोनों डिस्टेंस क्या हो गए? सेम हो गए। डिस्टेंस सेम, इसको x/2 मान लेता हूं, डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी अलग अलग, स्पीड अलग अलग, क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी थोड़ी देर में डिराइव किया अपन ने, पहले पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखो, इफ अ कार कवर्स 2/5, अपने होम असाइनमेंट की जो शीट है उसी क्वेश्चन है, होम असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन। इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया? 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। कार ने स्टार्ट किया मतलब ए से, कार कंप्लीट हुई बी पॉइंट पे, सपोज कार का मोशन ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक कंप्लीट हो रहा है। 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v। इस टोटल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x मान लिया मैंने। 2/5 एंड 3/5 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v। ये आपका 2/5 डिस्टेंस है, इसका 2/5 पार्ट, मतलब इसका ये टोटल है x, यहां से लेके यहां तक ये x है, इसका 2/5 पार्ट यानी 2/5x, यहां से यहां ये कवर किया उसने कितनी वेलोसिटी से? v1। और बाद वाला 3/5 जो है, 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल कितना है x, उसका 3/5 पार्ट है ना। समझ में आ रहा है कि क्या करूं? a से लेके b तक डिस्टेंस कितना है टोटल? x, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2/5 पार्ट, इस पूरे पाथ का 2/5 डिस्टेंस यानी 2/5x कितनी स्पीड से कवर किया? v1 से। और 3/5 डिस्टेंस कितने से कवर किया? v2 से। ये
समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? हमको निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनो अच्छे से। ए से लेके बी तक का टोटल पाथ कितना है? x, टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस। तो 2/5 पार्ट कितना देर में कवर, सॉरी 2/5 डिस्टेंस, x का 2/5 डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया? v1। 3/5 कितने से किया? v2 से। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। चलो ठीक है, एवरेज स्पीड लास्ट क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x अपॉन टोटल टाइम। देखो यहां से यहां तक स्पीड कितनी है? v1। यहां से यहां तक स्पीड कितनी है? v2। डिस्टेंस भी अलग है, स्पीड भी अलग है, टाइम नहीं पता हमको, हम अलग अलग मानेंगे। यहां से अंदर का टाइम है t1, यहां से अंदर का टाइम है t2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? x। पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2/5 पूरे x का। नेक्स्ट पार्ट में कितना कवर किया? 3/5, ठीक है। कैसे बनाओगे? घर पे ट्राई कर सकते हो आप, मैं आपको इसका क्वेश्चन का हिंट देता हूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको इसी से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये v1 कितना हो जाएगा? v1 और v2 के टर्म्स आंसर लाना है ना। v1 डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 2/5x अपॉन टाइम कितना यहां से यहां तक, इसमें पॉइंट वन तक इसलिए ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना है? 2/5 ऑफ x, टोटल इसका 2/5। नेक्स्ट वाला बचा हुआ कितना? 3/5। कितना डिस्टेंस? 2/5x, टाइम कितना? t1। यहां से निकालो t1 कितना जाएगा? t1 किधर लाओ, बाकी इधर लाओ, 2x/5v। फिर यहां से o से लेके b तक का डिस्टेंस कितना है? कितनी स्पीड से गया है? v2। कितना डिस्टेंस है? 3/5x अपॉन टाइम कितना है? t2। यहां से आप निकालो t2 चला गया इधर, बाकी इधर आ गया 3x/5v2। ये t1 आ गया, t2 आ गया, t1 t2 को यहां पे रखो, ये x आ जाएगा x के टर्म्स में, ऊपर में x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद का जब मैं लेक्चर लूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसको कंटिन्यू कर लूंगा एक बार और, आपको यदि नहीं आएगा तो, और बाकी क्वेश्चंस भी लूंगा। हाँ, एक डेरिवेटिव का क्लास अलग से ले रहा हूं मैं, उसको जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको देखना है, बाकी जिनको लगता है कि हमको डेरिवेटिव की कोई कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है तो नहीं भी देखे चलेगा, ठीक है ना। कुछ एडिशनल फॉर्मूले शायद मैं क्लास में नहीं भी लिए, जैसे कोसेक है, सेक है, टेन वाले नहीं लिए थे, वो वाले फॉर्मूले भी ले लूंगा मैं। और कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों भी समझा दूंगा कब लेते हैं ऐसा। और बाद में फिर नेक्स्ट में उसके बाद वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस लेंगे कुछ एवरेज स्पीड के, और फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के भी क्वेश्चंस लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट अपना खत्म होते आ गया था, लेकिन गैप आने की वजह से उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसका थोड़ा वो जो पोर्शन रह गया वो, प्लस फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करने के उसके, और फिर शेड्यूल डिस्कशन अपन एक काम करेंगे, जब दोबारा क्लास स्टार्ट होगी अपनी, उसके बाद उस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे पहले एक बार क्लास में, और कंटिन्यू कर लेंगे। और अभी मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो रह गया था अपना। हालांकि इसका जितना बेसिक काम का था दूसरे चैप्टर से मैंने पहले भी सारे टॉपिक ले चुका हूँ, क्लास में ले चुका हूँ, लेकिन चैप्टर नहीं लिया है, इसलिए इस चैप्टर को पूरा पढ़ा देता हूँ मैं भी। आप पूरे लेक्चर्स देखो जो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, और उसकी PDF फाइल जो मैं आपको अपलोड करके दूंगा, है ना। ठीक है, चलो।